हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा। वेलकम टू माय चैनल वेद्यम। हम कर रहे थे हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। आज हम करेंगे सेकंड एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहती थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि अगर आप जब कोई भी कंपोजिट नंबर लोगे और उसके निकालोगे फैक्टर्स, तो वो फैक्टर्स हमेशा क्या आएंगे, यूनिक आएंगे। वो जो फैक्टराइजेशन है ना, वो हमेशा यूनिक होगी। यूनिक का मतलब है कि जो आपने नंबर लिया है और उसके जो फैक्टर्स निकाले हैं, हमेशा वही फैक्टर्स आएंगे उस नंबर के, चाहे कोई भी निकाले उस नंबर के फैक्टर्स, वो कभी चेंज नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उसका जो ऑर्डर है, जो उन फैक्टर्स को लिखने का तरीका है, वो चेंज हो सकता है। आप नंबर्स को आगे पीछे करके लिख सकते हो। जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं, हो सकता है आप उनको कुछ और वे में लिखो और दूसरा पर्सन कुछ और वे में लिखे, लेकिन उसके फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता कोई भी। वो हमेशा क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे। यही कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसका यूज मैथमेटिक्स में होता है और बहुत सारी फील्ड्स में होता है। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन कर ली थी, जिसमें हमने देखा था एक रिलेशन कि जब हम किसी दो नंबर्स का HCF निकालेंगे और उन्हीं दो नंबर्स का LCM निकालेंगे, बाद में LCM और HCF की क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। वो किसके इक्वल आएगी, हमेशा हमारे उन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल। तो चलिए आज हम करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन। तो आज हम करेंगे हमारी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको हम समझेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। एक हमने कोई नंबर ले लिया 4n, जहां पर n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज अ वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। अब हमें ये चेक करना है कि हम n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें 4n में कि जब हम 4n को एक्सपेंड करके लिखेंगे, जो उसका आंसर आएगा वो किससे एंड होना चाहिए, डिजिट 0 के साथ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये 4n का मतलब क्या है। अब अगर हम बात करें 4(1) की, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 4(1) इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 1 है तो इट मीन्स हम 4 को कितनी टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम। 4(2) है तो हम कितनी बार लिखेंगे 4 को, 2 टाइम्स। ऐसे ही अगर 4(3) है तो 4 को कितनी टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स। तो अब अगर हम बात करें 4(n) की, तो हम 4 को कितनी टाइम्स लिखेंगे, 4 को हम लिखेंगे n टाइम्स। तो ये तो आपको क्लियर हो गया अच्छे से कि 4(n) का क्या मतलब है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स की जो एंड हो रहे हैं विद डिजिट 0 से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम बात करेंगे नंबर 10 की। इसके अगर हम फैक्टर्स निकालें, वो आएंगे हमारे पास 2 एंड 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। हमारा नेक्स्ट नंबर हमने यहाँ पर लिया है 20 और इसके फैक्टर्स निकाले तो वो आए हमारे पास 2, 2 एंड 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। एक और नंबर लिया है हमने यहाँ पर 100। 100 के जब फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आएंगे हमारे पास, 10, 5 एंड 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन सभी नंबर्स को, तो इन सभी में एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो आप यहाँ पर दिख रही है। वो क्या है, देखिए यहाँ पर 10 जो जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले 10 के, तो उसमें हमारे पास एक बार आया 2 मल्टीप्लाई 5, मतलब 2 एंड 5 आए फैक्टर्स इसके। और जब हमने 20 के फैक्टर्स निकाले, यहाँ पर 2 टाइम्स 2 आया और 1 टाइम 5 आया, मतलब यहाँ पर भी 2 एंड 5 एक बार आया हुआ है। और ऐसे जब हमने 100 के फैक्टर्स निकाले, यहाँ पर भी हमने देखा तो यहाँ पर भी एक बार हमारे पास 2 एंड 5 है। इसका मतलब कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है विद डिजिट 0 से,
उसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, एट लीस्ट एक बार 2 और 5 होना ही चाहिए, तभी वो नंबर जो है एंड होगा विद डिजिट 0 से। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमने अच्छे से समझ लिया है कि 4n का क्या मतलब है, और हमने ये भी देख लिया है कि अगर कोई भी नंबर जो है वो एंड हो रहा है विद डिजिट 0 से, तो उसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार होना चाहिए 2 एंड 5। यहाँ हम बोल सकते हैं वो डिविजिबल होना चाहिए 2 एंड 5 का। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हम कैसे लिखेंगे इसको। If any number end with the digit 0, it should be divisible by 2 and 5। ठीक है, हमने यही बात की थी कि वो डिविजिबल होना चाहिए 2 एंड 5 के साथ। अब 4n को हम कैसे लिखेंगे, 4 को कितनी टाइम्स लिखेंगे, n टाइम्स लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं 2 टाइम्स लिखती 4 को, अगर 5 होता तो 4 को 5 टाइम्स लिखती। अब यहाँ पर n है तो हमने 4 को कितनी टाइम्स लिखा है, n टाइम्स लिखा है। अब 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो क्या है हमारे पास, 2 एंड 2। तो 4n को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर n। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर की फॉर्म में लिखेंगे। पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 रेज टू पावर 2 की पावर n। अब देखिए यहाँ पर बेस है और बेस के ऊपर कितनी पावर्स आ गई हमारे पास, 2 पावर्स आ गई। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब हमारे पास बेस के ऊपर 2 पावर्स होती हैं तो उन पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2n। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 2n को 2 को कितनी टाइम्स लिखेंगे, 2n टाइम्स लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए हमने बात की थी कि उसके फैक्टर्स में होना चाहिए 2 एंड 5 एटलीस्ट एक बार। अब जब हमने फैक्टर्स निकाले यहाँ पर 4 के, तो मेरे पास सिर्फ क्या आया, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, है ना। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई थी हमारे पास, 4 रेज टू पावर n की 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर n। यहाँ पर 5 तो नहीं है, 2 तो है। तो क्या ये एंड विद 0 हो सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 5 जो है इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to power n, so therefore there is no any value of n for which 4 raised to power n end with the digit 0। क्लियर? अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, कंसीडर द नंबर 6 raised to power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 6 raised to power n ends with the digit 0। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर है 6 रेज टू पावर n। n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, और हमें ये देखना है कि हम n की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें 6 रेज टू पावर n में कि उसका आंसर जो है वो n किसके साथ हो, विद डिजिट 0 के साथ। हमें पता है अगर कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है विद डिजिट 0 से, तो उसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार होना चाहिए 2 एंड 5, या हम बोल सकते हैं कि वो डिविजिबल होना चाहिए 2 एंड 5 का। तो चलिए देखते हैं इसको भी कैसे लिखेंगे हम। इफ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0, इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। अब देखिए यहाँ पर जब 6 रेज टू पावर n को हम कैसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितनी बार लिखेंगे, n टाइम्स लिखेंगे। और जब हम निकालेंगे 6 के फैक्टर्स तो वो आएंगे हमारे पास 2 एंड 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 6 रेज टू पावर n की 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n। अब देखिए हमने तो बात की थी कि हमारे फैक्टर्स में होना चाहिए 2 एंड 5। 2 तो है लेकिन क्या 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, so it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 raised to power n. Hence, there is no any value of n for which 6 raised to power n ends with the digit 0. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये जो दो एक्सपेंशंस गिवन है हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। अब जैसे हम सबको पता है कि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल होते हैं, एक तो खुद अपने नंबर के साथ और दूसरा 1 के साथ।
और इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, ना ही तो 2 से ज़्यादा और ना ही 2 से कम। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनका एटलीस्ट एक और फैक्टर होता है। किनके अलावा? एक तो खुद अपने नंबर के अलावा और दूसरा 1 के अलावा। मतलब इसमें जो मिनिमम फैक्टर्स हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 से कम नहीं होते कंपोजिट नंबर्स में। क्लियर? देखिए यहाँ पर 2 एक्सप्रेशंस गिवन है हमें। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक नंबर ही है। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन को जब सॉल्व किया तो मेरे पास एक नंबर आया, वो है 1014। अब हमें बताना है कि ये जो 1014 है ये एक कंपोजिट नंबर है। और क्यों है? हमें पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसके 3 फैक्टर या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। एक वो खुद अपने नंबर और 1 के अलावा उसके और फैक्टर्स जब होंगे वो होगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस को रिमूव करेंगे। हमें पता है फैक्टर्स जो है हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। जब हमने 13 को कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या आया, 13 इंटू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 को जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 77 प्लस 1। 77 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास, 78। तो हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 78। देखिए प्लस रिमूव हो गया, इसका मतलब 13 और 78 भी क्या आ गए इसके फैक्टर्स। अब एक तो ये खुद जो नंबर था 1014, एक वो हो गया फैक्टर, एक 1 हो गया और एक हमारे पास हो गया 13 और एक हो गया 78। मतलब इसके क्या हो गए, 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या होगा हमारे पास, कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे ही हमारा है सेकंड एक्सप्रेशन। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो है 5045। तो जब हमने देखा यहाँ पर हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, 5 कॉमन आ रहा है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। क्लियर? अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आया 5 इंटू 1008 प्लस 1। 1008 प्लस 1 कितना होता है, 1009। तो हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1009। देखिए यहाँ भी प्लस क्या है, रिमूव हो गया है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 5, 1009, 1 एंड वो जो इसका आंसर आया था हमारा इसको सिंप्लीफाई करने पे 5045। 4 फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर है। क्लियर? आज हमने किया सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी नई एक्सरसाइज 1.3। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।